हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थीं? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें बताना है कौन सी जो थी निधियां होम चार्जेज की जो संगठक थीं। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर को ही बताएंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। औपनिवेशिक शासनकाल में जो है भारत सरकार के गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव मतलब कि जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें जो शामिल थे, इसमें देखते हैं क्या क्या शामिल थे। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर जो है दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन सब इसमें शामिल थे। किसमें? होम चार्जेज में। भारत के बाहर जो है हुए युद्धों को लड़ने में जो अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। जिसने जो भारत के बाहर जिन युद्धों को अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था उसमें जो खर्च हुआ था उसमें वो जो है इस होम चार्जेज में शामिल नहीं किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इंपीरियल प्रेफरेंस वर्ड का प्रयोग जो है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। ब्रिटिश शासन जब था भारत में तो उस समय जो है किसी स्वतंत्र उद्योग का विकास नहीं हो सका, इसका जो है कारण क्या था? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण जो है उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था ब्रिटिश शासन में भारत में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसने इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि जो है भिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसके जो है कई नाम हैं, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुई? तो यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र था, तो वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत जो है समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% जो हिस्सा शामिल था। इसमें जो है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लागान का जो है 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। इसके अंतर्गत जो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो जमींदार थे वो जमींदार, छोटे पूंजीपति और भद्र नवाब थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? स्थायी बंदोबस्त जो है किसके प्रशासन में प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है शासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
स्थायी बंदोबस्त जो है किसने किया? स्थायी बंदोबस्त किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, जमींदारों से। स्थायी बंदोबस्त जो है किससे किया गया? तो ये जमींदारों से किया गया था स्थायी बंदोबस्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ जो है स्थायी बंदोबस्त किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस वर्ष में जो है ये स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में जो है बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है जो किसे इसके एक जो है प्रावधानों को एक सामान्यतया इसके कारक के रूप में जो है जोड़कर देखा जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ए, बी तथा सी। ए, बी तथा सी इन कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ए, बी, सी जो कथन दिए हैं इनमें से जो है इसका कोई सही कारक नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ में स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जो है क्या हुआ? तो इसमें जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया। इसमें क्या हुआ था? ये जो स्थायी बंदोबस्त थी इसमें जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया, जब तक कि वे लागान एकत्र कर उसका 10/11वां भाग जो है सरकार को देते रहते हैं। जब तक कि वे लागान एकत्र करें और 10/11वां भाग सरकार को दे दें। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, प्रति आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण जो है कानूनी विवाद बढ़े। जमींदारी एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था। ये जो 1793 में चिरस्थायी बंदोबस्त हुआ उसमें अपेक्षा की गई थी कि वे अनेक जमींदार जो है खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे, और जमींदारों ने क्या किया? उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया, तो इसका कारण था यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ये जो जमींदार थे इनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए जो है इन्होंने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और पट्टा जारी नहीं किया किसानों को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी को अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था, और शेष हिस्सा क्या करना होता था? शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे। ये जमींदार जो थे ये भूमिहारों से, खेतिहारों से, मतलब जो किसान कृषक वर्ग होता था उससे क्या करते थे? मनचाहा लगान वसूल करते थे, और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होते थे। ये जो खेती करने वाले व्यक्ति होते थे उस समय में, तो ये पूरी तरह जो है जमींदारों की दया पर निर्भर होते थे। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप जो है 1859 ईस्वी के रेंट एक्ट पारित होने के जो 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने क्या किया? संथाल जो है बंगाल बिहार ये सीमा के जो संथाल क्षेत्र के किसान थे उन्होंने क्या किया? अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। जो संथाल विद्रोह हुआ था इसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का जो है राजस्व निर्णय करना इसका कारण था। देखते हैं एक्सप्लेन।
लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो कि 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जिसे कहा जाता था, परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। इसका जो स्थायी बंदोबस्त लागू करने का मुख्य कारण था कि कंपनी के लिए जो है भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय कर दी जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये जो है किस सन में किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन है 1885 में। ये अधिनियम जो आया था बंगाल और बिहार में तो 1885 में। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 1793 में जो क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसमें क्या हुआ, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किए, जिसमें क्या हुआ, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को जो है परिभाषित किया गया। ये बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू हुआ। इसमें जमींदारों मतलब कि भूमि मालिक जो थे और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो है प्रारंभ से कौन संबंध था? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 2 और 3। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो ये संबंधित थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो संबंधित थे किससे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में कहाँ किया था? तो अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। और थॉमस मुनरो ने कहाँ लागू की? थॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर जो है ये 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने और उसने इसे मद्रास में लागू किया। 1820 में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन्होंने लागू किया था मद्रास में, थॉमस मुनरो ने। मुनरो के शिष्य क्या थे? एल्फिंस्टन। मुनरो के एक शिष्य थे एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र जो है मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं गुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ? इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधी या व्यक्तिगत रूप से जो है भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद जो है विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा 1836 में जो भू राजस्व व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें जो है सुधार किए गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। सर थॉमस मुनरो जो थे ये भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे कौन? सर थॉमस मुनरो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। राइट आंसर है यहाँ पर सी और डी दोनों यहाँ पर राइट आंसर है। ब्रिटिश व्यवस्था में जो रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो ये जो है पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में दोनों जगह प्रचलित था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित रहने वाले थे तो वो थे सर थॉमस मुनरो। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ करने वाले थे थॉमस मुनरो। राइट आंसर ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी।
अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी सर्वप्रथम जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो वो की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। राइट आंसर ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में, उसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है सही हैं, कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें से। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी के संबंध में जो स्टेटमेंट दिए हैं तीनों स्टेटमेंट सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है इसके विषय में किसानों द्वारा लागान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। और सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। और कर लगाने के लिए पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह स्टेटमेंट भी सही है कि कर लगाने के पहले जो है भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुंडो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई, इसमें क्या हुआ, जो है भूमि सीधे किसानों को दे दी गई और कंपनी ने उनसे जो है सीधे लगान लेना प्रारंभ किया। बीच में जो है ये जमींदारों का काम इसने खत्म कर दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में यही तो हुआ था कि जो है किसान को स्वयं भूमि का मालिक बना दिया गया था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार, भू राजस्व जो लागान था वो सीधे सरकार को मिलता था और किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक था। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 2 यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी और इसका कारण आर दिया हुआ है यहाँ पर। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। कथन कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की और उसका कारण कह रहा है कि इससे भारतीय किसानों में क्या हुआ, अलग अलग वर्ग बन गए। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, कहाँ चला गया देख लेते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर जो है दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ब्रिटिश सरकार ने जो भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, ये व्यवस्थाएं थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ये व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो ये व्यवस्थाएं थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महलवाड़ी व्यवस्था। इन्हें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक लागू थी। इसके अंतर्गत जो समूचे ब्रिटिश का लगभग कितना हिस्सा था, 19% हिस्सा शामिल था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगभग 51% हिस्सा शामिल था। मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा गुर्ग जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, गुर्ग क्या है, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, में लागू थी। और महलवाड़ी व्यवस्था लगभग 30% हिस्से पर लागू थी। ये संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ में लागू थी। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। इससे ये जो व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इससे जो है भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे क्या हुआ, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया।
ये जो कृषकों की भूमि होती थी गैर कृषकों के पास जाना जो है बंद हो गई। इसमें पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो कि वर्तमान में भी कार्यरत है। ये द असम कंपनी जो है वर्तमान में भी कार्यरत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको सही मिलान करना है। एक तरफ ये व्यवस्थाएं दी हुई हैं, कौन सी व्यवस्था जो है किस राज्य में लागू थी। देखते हैं ये कौन सी, ये जो जजमानी थी, जजमानी व्यवस्था कहाँ थी, तो ये थी उत्तर प्रदेश में। जजमानी उत्तर प्रदेश में। 12 ब्लूट ये कहाँ थी, 12 ब्लूट थी महाराष्ट्र में। 12 ब्लूट का संबंध था महाराष्ट्र से। और मिरासी जो थी ये मिराशी का संबंध था किससे, मिराशी का संबंध था तमिलनाडु से। और ये अडाडे का संबंध था कर्नाटक से। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर होगा यहाँ पर, राइट आंसर है 1342। 1342 मतलब कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जजमानी उत्तर भारत में। जजमानी कहाँ थी, जजमानी थी यहाँ पर, क्या उत्तर प्रदेश दिया हुआ, नहीं उत्तर भारत ही दिया हुआ है। जजमानी थी उत्तर भारत में, वाराब्लूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में और अडाडे थी कहाँ, ये कर्नाटक में। अडाडे थी कर्नाटक में। ये यूपीपीसीएस 2020 में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आयोग ने क्या किया हुआ है, यूपीपीएससी आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प बी दिया गया है। इसने जो है 1423 को इसका माना है, मतलब 1324 को इसका आंसर माना है। किसने, यूपीपीसीएस आयोग ने, उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग ने इसका उत्तर माना है बी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत जिसे ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा किस कथन में आती है? दादा भाई नौरोजी द्वारा एक ये अफवाह सिद्धांत जिसे ड्रेन थ्योरी भी कहा जाता है, इसकी सही परिभाषा जो है किस कथन में आती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद जो है ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। इसमें क्या होता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। इसके लिए क्या होता था, भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये जो है इनकी ड्रेन थ्योरी जो कि दादा भाई नौरोजी की है, इसकी जो है सही एक्सप्लेन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। धन के बहिर्गमन, इसको कहते थे धन के बहिर्गमन या अफवाह या ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। ये कब जो है क्या हुआ था, भारत का धन कहाँ जा रही थी, भारत की संपत्ति इंग्लैंड में, जिसके बदले में भारत को क्या हो रहा था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। ये जो भारत की संपत्ति इंग्लैंड में जा रही थी, इससे भारत को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता था। ये अफवाह सिद्धांत के तहत अफवाह सिद्धांत में क्या हुआ, अफवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा इनकी एक पुस्तक और थी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सभी जो दादा भाई नौरोजी की थी, ये सभी बुक इंपॉर्टेंट थी, याद रखिए। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सभी बुक्स दादा भाई नौरोजी की थी। इन्हें याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निकास या इसे अफवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी, ये सब किसका प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी ने ये किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है यहाँ पर। अभिकथन ए दिया हुआ है, ब्रिटिश काल में सामान्यतया भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था और इसका कारण है धन की निकासी का स्वरूप जो है अप्रतिफलित निर्यात था। कथन कह रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतया भारत का व्यापार जो है व्यापार संतुलन कैसा था, अनुकूल था, और उसका कारण कथन कह रहा है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यही तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन कर चुके दादा भाई नौरोजी ने, यही तो बताया था अपने अपवाह सिद्धांत में या ड्रेन थ्योरी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्तियों माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक प्रतिलाभ नहीं होता था। इसके बदले जो है इसको हम भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इससे जो है भारत को कोई लाभ नहीं होता था, जो कि भारत की संपत्ति इंग्लैंड में जा रही थी। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया और क्या हुआ, वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक उपज साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग, कोयला एवं सोना एवं वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक, बीमा एवं वित्तीय निगम में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे। और इनमें हुआ क्या, इनमें जो है भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। ये जो इनके सभी उद्योग लगाए गए थे जैसे रेलवे, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योग, वित्तीय संस्थाएं, ये जो सभी इनके अंग्रेजों के उद्योग थे, ये जो है इसमें भारतीय औद्योगिक के विकास के लिए जो है इसमें कोई स्थान नहीं था। इनसे जो है भारतीय उद्योगों का कोई विकास नहीं हो रहा था इनके उद्योगों से। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। ये जो धन निकासी का सिद्धांत अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी थी, दादा भाई नौरोजी ने इससे जो है भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। उपनिवेशवाद के जो है आर्थिक आलोचक इनमें से कौन थे। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी 1, 2 और 3, 1, 2, 3। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ये तीनों जो थे उपनिवेशवाद के आलोचक थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं पहले। यहाँ पर 1870 से 1905 ईस्वी के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें से 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वे कौन थे? वे थे दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानडे और ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। ये तीनों जो थे, इनका तीनों लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा था। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक संपादक, ये कौन थे? द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। और गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा जो है उपनिवेशवाद ही है। भारत के आर्थिक विकास में जो सबसे बड़ी बाधा थी उस समय तो थी उपनिवेशवाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। दादा भाई नौरोजी का जो नौरोजी की ड्रेन थ्योरी थी उसमें कौन विश्वास नहीं करता था। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसको अभी हम एक्सप्लेन कर चुके थे पहले ही, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी।
देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन फिर से। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी ने 1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर क्या किया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर किया था लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन। ये मैचिंग में पूछा जाता है, डेट दे देता है और एक तरफ ये सोसाइटी दे देता है, तो इसे याद रखिए। 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन। 1892 ईस्वी में क्या हुआ? 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो आर्थिक दुर्व्यवस्था थी, आर्थिक दुराव्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, उदारवादी दल। उदारवादी दल या जिसे लिबरल पार्टी भी कहा जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? ये ड्रेन थ्योरी के बारे में पुस्तक लिखने वाले थे ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है अनुद्योगीकरण के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। पहला है यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी, ये भी सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की संपत्ति ने इस प्रक्रिया को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति हुई थी, इस समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार जो है समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे क्या हुआ था? इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। इससे जो क्या हुआ था, तो इससे भारत ब्रिटिश बाजारों का उत्पाद बनकर रह गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन थी। दादा भाई नौरोजी की जो थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से बताना है कौन सी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दादा भाई नौरोजी की देन थी। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। और थर्ड स्टेटमेंट है उन्होंने जो है सभी सामाजिक बुराइयों की निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन ए केवल एक इसका राइट आंसर है। राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन ए जो है केवल एक इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। दादा भाई नौरोजी जो थे आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार किया था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है भारत में, ये विचार किया था कार्ल मार्क्स ने। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तंतुआय क्या है? बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले
काटने वालों बुनकरों को जन्म दिया। और क्या हुआ, तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे। किंतु अब इस देश में विदेशी जो है सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। ये जो विदेशी सूती कपड़े की बाढ़ आ गई थी, इससे क्या हुआ था, ये लाखों चरखों और हथकरघों ने जो है ये सब समाप्त हो गया था, ये विदेशी कपड़ों के आने से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है आर्थर कॉटन को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सर आर्थर कॉटन जो थे ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किए, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन? सर आर्थर कॉटन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा जो है सही सुमेलित है? एक तरफ दिए हुए हैं, इसमें औरंग का संबंध जो है, औरंग के सामने दिया हुआ है राजकोष का प्रभारी, बेनियान के सामने दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, और मिराशीदार के सामने दिया हुआ है राज्य का नामित राजस्वदाता। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है, ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 इसमें सही सुमेलित है, जो है केवल 2 और 3। ये जो बेनियान है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय एजेंट है, और मिराशीदार है जो मिराशीदार राज्य का नामित राजस्वदाता। यहाँ पर यही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। औरंग क्या है? औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। औरंग एक फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ध्यातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं के लिए भी किया जाता था। बेनियान क्या है? बेनियान बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे। बेनियान है, इन्हें बनियों को कहा जाता था, जो कि व्यापार करने वाले थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनियों और भारतीय कारीगरों के बीच क्या करते थे? मध्यस्थ का काम करते थे। मिराशी अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता था उत्तराधिकार। मिरासी जो शब्द था ये अरबी शब्द था, इसका अर्थ होता था उत्तराधिकार। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिराशीदारों को जो राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया था। मिराशीदार जो थे ये रैयतवाड़ी प्रणाली में जो है इन्हें मिराशीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया था। किसे? मिराशीदारों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का है जो एक परिणाम था। अंग्रेजी शासन का इनमें से कौन परिणाम था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं सदी में जो है भारत पर अंग्रेजी शासन में क्या हुआ था? भारतीय कृषि का क्या हुआ था? तो इसे का वाणिज्यीकरण कर दिया गया था भारतीय कृषि का। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। ये जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसमें जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। और क्या हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत जो है कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ? इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। किसानों को अब क्या थी? नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। किसानों ने भी सोचा कि अब ऐसी फसलों को उगाया जाए कि जिन्हें बाजार में बेचा जा सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, काफी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हुई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का क्या हो गया? वाणिज्यीकरण हो गया। अंग्रेजी शासन था तो किसानों ने ये चीज़ें जो है चाय, रबर, काफ़ी, नील, रेशम, जूट, तंबाकू जैसी चीज़ें थी तो ये महंगी थी और बाजार में आसानी से बिक जाती थी, तो किसानों ने भी सोचा कि इन फसलों को उगाया जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? देखते हैं इसके यहाँ पर
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। ये जो क्या हुआ कथन, ये औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो भारत पर प्रभाव पड़ा था, तो उसमें क्या हुआ था, भारतीय दस्तकार जो उद्योग थे वो नष्ट हो गए थे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। जो कुटीर उद्योग थे इन पर बुरा प्रभाव पड़ा था 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति में। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। 19वीं शताब्दी की जो औद्योगिक क्रांति थी इसे भारत में क्या कहते हैं, इस युग को अनौद्योगिकीकरण का काल। इसमें क्या हुआ, इसमें नीतियां कौन कौन उत्तरदायी थी, तो भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी मतलब कि कर लगाना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात और रेल मार्गों का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना। विदेशी जो कोई उद्योग लगाते थे तो उनको विशेष सुविधाएं दी जाती थी। इन सभी कारणों ने मिलकर क्या किया, इन सभी कारणों ने मिलकर जो भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने देख लेते हैं क्या लिखा। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने जो लिखा था यह अंग्रेज घुसपैठिया था। लिखा कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने क्या किया, जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया। इसने जो है भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया। जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। ऐसा किसने कहा, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा कि जिस देश को सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। किसने, अंग्रेज घुसपैठिया था। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।